Jai Hind. Let us begin today's episode with a saying that army marches on its stomach. यानी कोई भी फौज खाली बंदूक और खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ सकती। यानी एक सक्सेसफुल लॉजिस्टिक सिस्टम वही है कि जंग के बीच भी लड़ाई लड़ने के लिए जब भी किसी फौजी को कोई सामान की ज़रूरत होती है तो वो यूं हाथ बढ़ाए और लॉजिस्टिक सर्विसेज उसे बिना कोई समय गंवाए वो सामान मुहैया कराए। दैट इज अ सक्सेसफुल लॉजिस्टिक सिस्टम इन मिलिट्री सर्विसेज। वेलकम टू शौर्य टेल्स, a series of awe-inspiring stories of brave hearts, timeless traditions and trivia of Indian Armed Forces. मैं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हूं, फर्स्ट लेडी ऑफिसर from the logistic wing of Indian Army to be part of battle zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. और आज कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर मैं ये एपिसोड डेडिकेट करती हूं लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी को। तो आइए आज की शौर्य टेल्स शुरू करते हैं। आप और हम मिलकर इंडियन आर्मी को रेडी करते हैं युद्ध के लिए और जानते हैं उन लॉजिस्टिक सर्विसेज और सपोर्ट सर्विसेज के प्रोफेशनलिज्म के बारे में जिन्होंने हमें कारगिल की लड़ाई जीतने में मदद करी। मई 1999 लेह का मिलिट्री एयरफील्ड, फ्रॉम फर्स्ट लाइट टिल लास्ट लाइट, एक के बाद एक IL-76 जैसे विशाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स कई सौ फौजियों और फौजी साजो सामान को लेकर लेह के मिलिट्री एयरफील्ड पर लैंड कर रहे थे। IL-76 को गजराज भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने अंदर टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और कई सौ सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम यानी देश के हर कोने से हजारों की तादाद में फौजी सैनिक कारगिल की लड़ाई के लिए लेह में या तो सड़क मार्ग से या वायु मार्ग से इंडक्ट हो रहे थे। जब फौज मूव करती है तो वो अपने साथ, हर यूनिट अपने साथ अपने वेपन्स, अपने टेंट्स और कुक हाउस का सामान ये सब लेकर मूव करती है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में तकरीबन 900 जवान होते हैं और लेह में कारगिल की लड़ाई के दौरान एक समय पर एक साथ तकरीबन 2 लाख फौजी मौजूद थे। तो लेह पहुंचते ही जो ये इंडक्ट हुए जवान थे बिना कोई समय गंवाए गाड़ियों के काफिले पर सवार होते हैं और सरहद की ओर कूच कर देते हैं। मैदानी इलाकों से आए हुए ये फौजी कारगिल, बटालिक, मश्को वैली और द्रास की पहाड़ियों में युद्ध करने जा रहे हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं। पहला वो जो हमारे देश में घुसपैठिए की तरह घुस आया, पाकिस्तानी। दूसरा 16,000 से 19,000 फीट ऊंची पहाड़ियां। और तीसरा दुश्मन -30 डिग्री टेम्परेचर तक गिरता हुआ तापमान और हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी। लॉजिस्टिक्स का काम था हर फौजी को इन तीनों दुश्मनों से लड़ने के लिए इक्विप करना। गाड़ियों का काफिला सबसे पहले आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के डिपो के सामने रुकता है। जी हां, वही डिपो जिसमें उस समय मेरी तैनाती थी।
यहां मैदानी इलाकों से आई हुई यूनिट्स के लिए हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई का सभी जरूरी सामान इशू के लिए तैयार रखा था। पहले से सूचना मिल जाती थी कि कौन सी रेजिमेंट आ रही है, उसमें तकरीबन कितने जवान हैं, उनका तकरीबन क्या क्लोथिंग साइज है, क्योंकि ऐसी गलती जहां हम ठीक क्लोथिंग साइज इशू ना कर पाएं, यह जवानों के लिए उतनी ठंड भरे माहौल में एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो सकता है। जैसे गोरखा रेजिमेंट के जवान को हम राजपूत रेजिमेंट का क्लोथिंग साइज इशू नहीं कर सकते। सही क्वांटिटी में इशू करना और सही साइज में इशू करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। यूनिट को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग के लिए स्पेशल जैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, ग्लव्स, balaclava caps, special socks, rubber insulated boots, bulletproof jackets, helmets, ऊंची खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, रोप्स, लैडर और सबसे जरूरी चीज इशू करनी थी भरपूर क्वांटिटी में हर तरह का एम्यूनिशन, स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स, माइंस, फ्लेयर्स, मॉर्टर्स, आर्टिलरी एम्यूनिशन, बोफोर्स के गोले, रॉकेट्स, मिसाइल्स एटसेट्रा। वैसे तो लेह और लद्दाख में हम उतना ही सामान अपने पास स्टॉक रखते थे जितना वहां डिप्लॉयड फौज के लिए जरूरी था, लेकिन रातों रात कई गुना ज्यादा फौज हमारे पास आ गई और हमें उन सबको इक्विप करना था, उन सबको सही कपड़े देने थे, उन सबको हथियार, गोला, बारूद देना था। लॉजिस्टिक सर्विसेज ने, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ने पूरे देश में फैले हुए ऑर्डिनेंस डिपोज से तालमेल करके अव्वल दर्जे का कोऑर्डिनेशन दिखाया और रिकॉर्ड टाइम में हर तरह का सामान जो लड़ाई के लिए जरूरी था वो जुटा लिए। सारा सामान प्रायोरिटी और जरूरत के हिसाब से एयरलिफ्ट हो रहा था, क्योंकि सड़क मार्ग से सामान लाने का तो हमारे पास समय ही नहीं था। बोफोर्स के गोले पूरे देश में फैले हुए ऑर्डिनेंस एम्यूनिशन डिपोज में रखे हुए थे। अलग अलग डिपोज से वो सामान मंगवाया गया और लड़ाई का सामान लेकर पूरे देश में स्पेशल ट्रेन्स दौड़ रही थी और कहीं नॉन स्टॉप ट्रक्स नेशनल हाईवेज का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह समय था लॉजिस्टिक्स के लिए बिजली की गति से काम करने का। जोश भी और होश भी। कुछ ही घंटों में ऑर्डिनेंस डिपो से सामान इशू हो जाता है और अब गाड़ियों का काफिला चल पड़ता है आर्मी सर्विस कोर के सप्लाई डिपोज की ओर, जहां हर यूनिट के तकरीबन 900 जवानों के लिए राशन जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, इमरजेंसी राशन, रेडी टू ईट मील्स, ये सब उन्हें इशू किए जाते हैं। लड़ाई के दौरान, जंग के बीच में भी चीजों को बार बार रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है और ऐसे में लॉजिस्टिक्स ने आगे तक जाकर फ्रंट लाइन तक हमने अपने रिप्लेनिशमेंट जोन्स बनाए, हमने अपने छोटे छोटे सप्लाई पॉइंट्स बनाए। कहीं भी किसी भी समय किसी भी सामान की कमी लॉजिस्टिक्स की तरफ से नहीं हो पाई। एक दूसरा नजरिया, अमूमन हर यूनिट के साथ एक रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है जिसका काम है यूनिट के ऑफिसर्स और जवानों की सेहत का ध्यान रखना। लेकिन लड़ाई के माहौल में जहां हर ओर गोलियां चल रही हों, स्प्लिंटर और शार्पनल इंजरी हो रही हो, फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस हो रहे हों, उस समय फर्स्ट एड और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए गए। उनके ऊपर भी गोलाबारी आ रही थी। स्प्लिंटर इंजरी से कोई जवान आ रहा था जिसका हाथ कट गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी के गोली लगी, किसी की हड्डी टूट गई, हड्डी पैर फोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन फिर भी बिना समय गंवाए कहीं खून देकर, कहीं ऑक्सीजन देकर, कहीं ऑपरेशंस करके सभी जवानों को
सभी घायल जवानों को स्टेबलाइज करके इन फील्ड हॉस्पिटल्स ने रिकॉर्ड टाइम में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स से कैजुअल्टी इवैक्यूएशन किया। आई सल्यूट all those doctors of Army Medical Corps and all those nursing assistants जिनकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से अनगिनत सैनिकों की जान बच पाई। तस्वीर का एक और रुख, लड़ाई के समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। हायर हेडक्वार्टर्स से यूनिट का तालमेल, यूनिट का आर्टिलरी फायरिंग के लिए तालमेल, लड़ाई के मैदान में जहां दुश्मन की खबर के साथ ही पल पल में प्लानिंग बदल रही हो और हुक्म में बदलाव आ रहा हो, वहां कम्युनिकेशन के लिए सबसे सिक्योर माना जाता है टेलीफोन, या हम उसे फौज में लाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन को हम इतना सेफ और सिक्योर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम दुश्मन की और दुश्मन हमारी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करके बातें सुन सकता है। अब आप सोचिए, जब हर तरफ गोले बरस रहे हों, गन्स और मॉर्टर्स के धमाके हों, ऐसे अंगारों के बीच जमीन पर बिछी हुई टेलीफोन की पतली पतली तारें बार बार डैमेज होती हैं, लेकिन कोर ऑफ सिग्नल्स के बहादुर जवान अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपनी पीठ पर टेलीफोन वायर का रोल लेकर और एक कंधे में इक्विपमेंट्स का बैग लगाकर आरटी शेलिंग के बीच लगातार दौड़ते हुए जंग के मैदान में इन डैमेज्ड तारों को रिपेयर करते रहे कि कहीं लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन में रुकावट ना आए। ये उन सिग्नल के जवानों के मजबूत हौसलों की उड़ान है, ये हिम्मत का तूफान है जो वो अपने फौलादी इरादों में कामयाब हुए। आई सल्यूट द ब्रेव ब्रेव सोल्जर्स ऑफ कोर ऑफ सिग्नल्स। पहाड़ी इलाकों में जहां गाड़ियां नहीं चल पाती, वहां फौज को पैदल आगे बढ़ना पड़ता है और लड़ाई के दौरान एक फौजी तकरीबन 25 किलोग्राम से ज्यादा का बैटल लोड लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें उसका हथियार, उसके एक्स्ट्रा एम्यूनिशन, उसकी गन्स, उसके स्लीपिंग बैग, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इमरजेंसी राशंस। ऐसे में एक आर्मी पायनियर कोर होती है जिसका काम होता है कि वो ट्रेन्ड पोर्टर्स और मजदूर मुहैया कराए जो बाकी लोड लेकर आगे बढ़े। ठीक यही काम हमारे एनिमल ट्रांसपोर्ट के म्यूल्स और खच्चर भी करते हैं। जी हां, फौज के पास म्यूल्स और खच्चर होते हैं जिनका काम इतना जरूरी होता है कि वो पहाड़ी इलाकों में फौज को उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचने में पूरी मदद करते हैं। अब कारगिल की लड़ाई के दौरान जब एक साथ इतनी सारी फौज उस एरिया में आ गई और उस समय हमारे पास बहुत कम था, पायनियर कंपनी के लेबर हमारे पास कम पड़ गए। अब क्या करें? मुश्किल वक्त, फौजी सख्त। हमने निर्णय लिया कि हम लोकल लद्दाखी लोगों से मदद मांगेंगे और यह अनाउंसमेंट कराया गया कि हमें पोर्टर्स की जरूरत है, कृपया आगे आएं। हमें लगा शायद 30 से 40 लद्दाखी लड़के वॉलंटियर करेंगे, बट व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि अगले ही दिन 300 से 400 लद्दाखी लड़के वॉलंटियर करके वहां खड़े थे और उन्होंने कहा, हम अपनी सेना के लिए पोर्टर्स का काम करने के लिए तैयार हैं और हम युद्ध के मैदान में जहां तक आगे जाना होगा, हम अपनी फौज के लिए सामान पहुंचाने के लिए वॉलंटियर करते हैं। दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब। रातों रात आर्मी पायनियर कंपनी की 2 एडहॉक कंपनीज खड़ी हो गई। I salute all those brave Ladakhi boys who volunteered for the cause. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पंजाब और हरियाणा के ट्रक ड्राइवर्स
जो अपने ट्रक्स में फौजी सामान लेकर चल रहे थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। जनरली सिविलियन ट्रक्स को युद्ध के मैदान में बहुत पीछे रोक दिया जाता है और वहीं उनका सामान अनलोड करके फौजी ट्रक्स में ट्रांसफर किया जाता है और फौजी ट्रक्स फॉरवर्ड एरिया तक जाकर फौज को सामान पहुंचाते हैं। लेकिन यह बहुत कठिन समय था। हमारे पास समय की कमी थी। हमारे पास फौजी ट्रेन्ड मैन पावर की कमी होती, क्योंकि सारी फौज तो मैदान में डटी थी, दुश्मन से दो दो हाथ कर रही थी। इस बीच में इन बहादुर ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि हम हैं और हम बम और धमाकों की फिक्र ना करते हुए अपनी सेना को सामान फॉरवर्ड एरिया तक पहुंचा के आएंगे, जिससे समय और फौजी मैन पावर दोनों की बचत होगी। इन ट्रक ड्राइवर्स को, इन बहादुर जांबाज ट्रक ड्राइवर्स को मेरा सैल्यूट। अब आपने देखा कि सिर्फ फौज ही ये लड़ाई नहीं लड़ रही थी, ये कई सिविलियंस थे जिन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत दिखाई, जोश दिखाया और इस लड़ाई में बराबर के हमारे सहभागी बने। जीत का सेहरा जितना उस सैनिक के सिर बंधता है जो लड़ाई के मैदान में दुश्मन से आंख मिलाकर युद्ध कर रहा हो, उतना ही योगदान लॉजिस्टिक सर्विसेज का भी है, जो उस सैनिक को उस युद्ध के लिए सक्षम बनाते हैं। ब्रावो ज़ुलू, ऑल द लॉजिस्टिशियंस ऑफ इंडियन आर्मी, एंड जय हिंद।